नमस्कार, डीडी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। चर्चा में कार्यक्रम लेकर मैं उपस्थित हूं पंकज पांडे। आज हम चर्चा कर रहे हैं जीएसटी पर, जिसे अटल बिहारी वाजपेयी ने 16 साल पहले सरकार के सामने रखा था। सैद्धांतिक रूप से भाजपा और कांग्रेस दोनों जीएसटी का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन अब इसे लागू करने की दिशा में एक कदम बढ़ाया गया है। दुनिया के करीब 165 देशों में जीएसटी लागू है। अगर हम जीएसटी के इतिहास पर नजर डालें तो भारत में पहली बार 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौरान इस पर एक कॉन्सेप्ट पेपर आया था। बाद में केलकर कमेटी ने भी भारत में जीएसटी लागू करने पर सुझाव दिया। करीब 16 वर्षों के बाद जीएसटी देश में लागू होने की ओर अग्रसर है। अभी तक भारत में सेवाओं पर अलग अलग तरह के 20 तरीके के टैक्स देने पड़ते थे, जो जीएसटी करने के बाद एक कर के रूप में लागू होंगे। इस टैक्स के बाद लागू होने के बाद रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा, टैक्स की दर कैसी होगी और कितनी होगी, टैक्स कर का ढांचा कितना आसान हो जाएगा, भ्रष्टाचार पर कितनी रोक लग पाएगी, रोजगार के कितने अवसर मिलेंगे और उत्पादन करने वाले लोगों को इसका क्या लाभ मिलेगा। इस कर के लग जाने से भारत 165 देशों की एक कर प्रणाली वाला एक हिस्सा बन जाएगा। वो भी एक देश होगा जो 165 देशों के साथ खड़ा होगा। आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्री शिवनारायण सिंह, जो 4 प्रदेश उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद एवं सेवा कर के मुख्य आयुक्त के रूप में काम कर रहे हैं। हालांकि श्री सिंह बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं, साहित्य में भी इनकी गहरी अभिरुचि है, चित्रकार हैं, संस्कृत समीक्षक हैं, रेडिकल चिंतक हैं एवं मोटिवेशनल लीडरशिप के गुरु के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन आज हम इनकी प्रतिभा का उपयोग जीएसटी के मामले में कर रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करेंगे हम इनसे। आगे भी जीएसटी पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हमारे स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर हम शुरुआत करें तो जैसे जीएसटी है, जीएसटी को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। पहली चीज तो हम जानना चाहेंगे कि जीएसटी है क्या और इसको आप कैसे लागू करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। जी देखिए, किसी भी चीज का वर्तमान जानने के लिए आवश्यक है कि उसका अतीत जाना जाए। कि जीएसटी है क्या, इसका जो डेफिनेशन है गुड्स सर्विस टैक्स। गुड्स सर्विस, गुड्स यानी वस्तु, सर्विस यानी सेवा, और उस पर लगने वाला कर। लेकिन इसके पहले इन दोनों चीज़ों पे करीब 10 टैक्स लगते थे, और जिनको सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्रॉय, इंटरटेनमेंट टैक्स, इस तरह के 10 टैक्सेस को मर्ज किया गया है। अब प्रश्न ये है, जो आम नागरिक भी जानना चाहता है, कारोबारी भी जानना चाहता है, और बहुत सारे जो मध्य वर्ग के लोग भी जानना चाहते हैं, क्योंकि टैक्स तो कंज्यूमिंग सोसाइटी देती है। जो हमारा कंज्यूमर है मूलतः मिडिल क्लास है, और ये कंजम्पशन टैक्स है। सबसे ज़्यादा क्लियर होने की आवश्यकता है कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, उपभोक्ता टैक्स है। ये उपभोग पे लगने वाला टैक्स है। तो ये इससे पहले जैसे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी वो मैन्युफैक्चरिंग पे लगती थी, सेल्स टैक्स सेल्स पे लगता था, सर्विस टैक्स सर्विस पे लगती थी। तो ये क्यों किया गया, इसका भी एक इतिहास है। थोड़ा सा वक्त में आपका ले को बताना चाहूँगा कि सन 1944 में सेंट्रल एक्साइज एक्ट पास हुआ, जब आज़ादी भी नहीं मिली थी। और उस समय इंडस्ट्री हमारे देश में इन्हें गिने जो बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा बिरला, उनके कुछ उद्योग थे। और आज़ादी के बाद 1969 तक फिजिकल कंट्रोल के तहत हर क्लियरेंस, एक्साइज ड्यूटी देने के पहले हमारे ऑफिसर्स के फिजिकल कंट्रोल के तहत वो किया जाता था। फिर इन 20 वर्षों में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और थोड़ा ट्रस्ट डेवलप हुआ इंडस्ट्री पे, तो सेल्फ रिमूवल प्रोसीजर अगले 27 साल लागू किया गया, 69 से 96। और इस बीच में हमारा जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी से लिबरल इकोनॉमी, जो 1991 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लाई गई, जो आर्थिक उधार के कार्यक्रम किए गए, उसकी वजह से एक सेवा सेक्टर का विस्तार हुआ। और 1994 में सेवा कर लागू किया गया पहली बार देश में। मतलब आप ये समझिए कि आज से सिर्फ 23 वर्ष पहले हमारे देश में पहली बार सर्विस टैक्स लागू किया गया। और उसी के 2 वर्ष बाद एसएससी के ऊपर, कारोबारी के ऊपर समाज ने, राज्य ने, प्रशासन ने ये विश्वास दिया कि अब आप खुद अपना टैक्स दो, आप अपना रिटर्न फाइल करो, जिसको सेल्फ असेसमेंट कहा जाता है। और उसमें जो भी कमी होगी, ज़्यादा होगा, वो डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करके, ऑडिट करके आपको बता देगा, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न हम अपना फाइल करते हैं। तो जो ये 1996 में सेल्फ असेसमेंट शुरू हुआ,
जैसा आपने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान पहला कॉन्सेप्ट पेपर आज से 16 वर्ष पहले प्रस्तुत हुआ था। तो ये वहाँ ये सर्विस टैक्स इसकी जेनेसिस है और सेल्फ असेसमेंट से ये उत्पत्ति होती है जीएसटी की, कि अब हमारा नॉलेज, हमारी एक नॉलेज सोसाइटी क्रिएट हो गई। सेवा सेक्टर इस समय हमारी पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का करीब करीब 60% हो चुका है, 60%, और मैन्युफैक्चरिंग मुश्किल से 20-22% रह गई है। तो हर चीज़ पे जब सेवा कर लगने लगा, वैट लगने लगा, वैट और सेंट्रल वैट और स्टेट वैट 2004-2005 में लगाए गए। तो ये इवोल्यूशन है पूरा, इकोनॉमी का इवोल्यूशन, सोसाइटी का इवोल्यूशन, आईटी सेक्टर का इवोल्यूशन इसी पीरियड में हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह समय की मांग थी कि हम जीएसटी की तरफ जाएं, और जो डेस्टिनेशन टैक्स की आपने बात करी है, वो डेस्टिनेशन टैक्स के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि जो बहुत सारे स्टेट्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं। जब वहां से मैन्युफैक्चरिंग होगी और वो डेस्टिनेशन पे टैक्स मिलेगा तो उनको क्या किस तरह का नुकसान होने की संभावना है? नुकसान होने की संभावना थोड़ी बहुत कुछ राज्यों ने व्यक्त की थी, लेकिन वो उस पर ये एग्रीमेंट हुआ है कि अगर कोई नुकसान होता है, वैसे क्वांटिफाई नहीं हुआ है, वो कंपेंसेट कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ पे सप्लाई होती है, जैसे यूपी है, बिहार है, ऐसे ही स्टेट्स में जहाँ कंजम्पशन हो रहा है, वहाँ पे टैक्स बढ़ने की उम्मीद है, क्योंकि अब जो टैक्स है वो सप्लाई पे होगा। पहले मैन्युफैक्चरिंग पे था, सेल्स पे था और सर्विस पे था। अब जिस जगह में सप्लाई हो रही है वहाँ पे टैक्स कलेक्ट होगा। तो जैसे ज्यादा ऐसे कितने प्रदेश होंगे जो कंजम्पशन स्टेट्स हैं जिनको ज्यादा फायदा होने की? ज्यादातर स्टेट्स कंजम्पशन स्टेट्स हैं। आपको खुद ही पता है, जैसे कुछ ही स्टेट्स हैं जो और स्टेट से आगे हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, इन सब में इंडस्ट्री ज़्यादा आगे है, तो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ ज़्यादा है, लेकिन सप्लाई या कंजम्पशन दूसरी स्टेट्स में है। तो ज़्यादातर स्टेट्स को जीएसटी के तहत फायदा होगा। और जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं उनको थोड़ा सा कभी नुकसान होने की संभावना लग रही है कि उनको नुकसान हो सकता है इनिशियली हो सकता है। तो उसके लिए कंपेंसेशन पैकेज है कि अगर कोई नुकसान होता है तो उसकी भरपाई से केंद्र सरकार करेगी, किसी भी स्टेट को अगर होता है। वो ऑलरेडी जो अपना एग्रीमेंट है जीएसटी काउंसिल का, उसमें इम्प्लीमेंट किया जा चुका है। तो ये जो जीएसटी है, मूलतः ये हमें ध्यान में रखना है कि ये आज की हमारे 2017 के समाज की और अर्थव्यवस्था की ज़रूरत है और ये हर एक के फायदेमंद है। अगर हम बात करें, जो हमने जीएसटी में करीब 3 तरह के टैक्स की बात होती है जी, सेंट्रल जीएसटी है, स्टेट जीएसटी है, इंटर स्टेट जीएसटी है, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? क्योंकि जो एक ओवरलैपिंग तरीके का टैक्स स्ट्रक्चर आ रहा है, सेंट्रल जीएसटी भी इम्प्लीमेंट करना है, स्टेट को भी जीएसटी इम्प्लीमेंट करना है, और अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेवाएं भेजते हैं और गुड्स भेजते हैं तो उस पर भी टैक्स करना है। तो ये जो एक थोड़ा सा कम्बरसम प्रोसेस लगता है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करने की? ये एक महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है और जिससे हम सभी कॉन्शियस हैं, और वित्त मंत्रालय पे सर्वोच्च स्तर पे इस पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अपने कारोबारियों को, बिजनेसमैन को, डीलर्स को भी अवेयर करना और आम जनता को भी, और उसके तहत सभी संचार माध्यमों का प्रयोग करते हुए हमें बताना चाहते हैं कि ये जरूर, ये पहली बार है कि जीएसटी के रूप में एक ऐसा कानून है जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साथ साथ लागू करेंगे। और जो सेंट्रल जीएसटी है वो सेंटर को जाएगा, स्टेट जीएसटी है वो स्टेट को जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 1 लाख रुपए का सामान कोई डीलर लखनऊ से कानपुर भेजता है और उस पर 18% जीएसटी है, तो 9% सेंट्रल जीएसटी हो जाएगा, 9% स्टेट जीएसटी, ये कलेक्ट यहीं हो गया। अब लेकिन अगर वही सामान लखनऊ से मान लीजिए दिल्ली जा रहा है या बॉम्बे जा रहा है, तो उस पर इंटीग्रेटेड जीएसटी लगेगा उतना ही, सेंट्रल जीएसटी प्लस स्टेट जीएसटी, लेकिन वो कलेक्ट होगा सेंटर के द्वारा। क्योंकि इसका जो इस पूरे जीएसटी स्कीम का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। जो टैक्स पे टैक्स देना पड़ता था, तो अब इसमें यह है कि सप्लाई पूरी जो चेन है, मैन्युफैक्चरिंग से जो सामान निकला, मान लीजिए महाराष्ट्र की किसी फैक्ट्री से और यहाँ बनारस में या लखनऊ में कंज्यूम हुआ, इस बीच में जहाँ जहाँ पे सप्लाई के लेवल पे वो टैक्स दिया गया है उसकी क्रेडिट मिल जाएगी टैक्स देने वाले को, इसलिए प्राइसेस कम होंगे। और इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं अभी 17 की शाम को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से भी मिला और उनको प्रस्ताव भी दिया और उनको ब्रीफ भी किया कि ये 1 जुलाई से ऐसा जीएसटी लागू होने जा रहा है। और हमारे उत्तर प्रदेश में स्टेट के तहत 8 लाख रजिस्ट्रेशंस हैं और सेंटर के तहत 1 लाख हैं।
और स्टेट का रेवेन्यू 50,000 करोड़ है, सेंटर से को आज की डेट में 25,000 करोड़ मिल रहा है। तो सेंटर को 25,000 करोड़, जी, स्टेट 25,000 को 50,000। तो अगर ये जीएसटी लागू हो जाएगा मान जी। लीजिए, तो जो रजिस्ट्रेशन है आपका, जी। क्या आपको लगता है कि जो आपने बताया करीब 50,000 वो बढ़ के काफी ज्यादा आगे हाँ, चला जाएगा? यही इसी को मॉनिटर करने की जरूरत है कि ये जो अब एक साथ हो जाएंगे सब रजिस्ट्रेशंस, ये जीएसटीएन पे चले जाएंगे। एक नया नेटवर्क क्रिएट हुआ है, गुड्स सर्विस टैक्स नेटवर्क, जीएसटीएन टैक्स नेटवर्क। तो वो स्टेट के भी जो रजिस्ट्रेशन है और सेंटर के भी, सबको वहाँ पे अब रजिस्ट्रेशन लेना है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने यही कहा कि इसकी जागरूकता के लिए हम लोग एक कार्यक्रम करना चाहते हैं जिसमें सेंटर और स्टेट के भी सभी सर्वोच्च स्तर के अधिकारी रहें और मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करें, जिससे कि पूरे प्रदेश में एक जागरूकता है, लोगों के अंदर से कोई भी शंका हो, भय हो, क्योंकि नई चीज है, टेक्निकल है, टैक्स का मैटर है, टैक्स के मैटर से ऐसे इंसान थोड़ा सा घबराता है। एक चीज और इसमें जो आती है बहुत ही महत्वपूर्ण आ रही है कि जब स्टेट जीएसटी भी होगा, सेंट्रल जीएसटी भी होगा, और आप कह रहे हैं कि 4 टैक्स स्लैब्स हमारे पास हैं, 5 है, 12% है, 18 और 28 है। मान लीजिए कोई ऐसी वस्तु हो सकती है जो कि 28% सेंट्रल भी करे और 28% जो है वो स्टेट भी करे, तो जो टैक्स होगा एग्रीगेट वो तो करीब 56% नहीं, वो 28 में आधा आधा होगा, 28 प्लस 28 नहीं होगा, 14 और 14 होगा, 14 तो अभी जो ये 5% का जो टैक्स आ रहा है उसमें भी उसका मतलब है कि 2.5% एसजी स्टेट जीएसटी होगा और जो 2.5% होगा वो सेंट्रल जीएसटी होगा। हर एक का 50-50। और जो आईजीएसटी होगा वो जो दोनों में डिवाइड हो जाएगा, जिनका जो भी रेट तय किया जाएगा, टोटल टैक्स रेट है वो सेम रहेगा। आईजीएसटी इंटर स्टेट सप्लाई पे है और स्टेट जीएसटी और सीजीएसटी ये विद इन द स्टेट। जैसे मैंने कहा लखनऊ से बनारस जा रही है सामान, तो उस पे अगर 5% टैक्स रेट तो एक ही होगी 5%, उसमें से जो टैक्स हुआ 2.5% वो सेंट्रल का हो गया और 2.5% स्टेट का हो गया। तो जैसे अभी तक जो व्यवस्था लागू थी, अगर हम बात करें, अभी वैट सिस्टम लागू था, सेंट्रल एक्साइज था और बहुत सारे ऑक्ट्राइज लागू थे स्टेट में, तो अभी क्या फर्क आ जाएगा जीएसटी लागू होने से? क्योंकि अब जीएसटी में से आपने बताया कि कंज्यूमर को फाइनली टैक्स देना है, उसके पहले जो है और जो मैन्युफैक्चरर था या जो डीलर था वो भी टैक्स दे रहा था कुछ, तो पूरा भार तो इसमें पूरा तरह से कंज्यूमर्स में आ रहा है। तो जो वैट है और उसमें जीएसटी में क्या फर्क है? बताता हूँ। टैक्स उस समय भी मैन्युफैक्चरर नहीं दे रहा था। मैन्युफैक्चरर, जैसे आप मान लीजिए टाटा मोटर लखनऊ में है, उससे आपने कार खरीदी, तो वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो आप पे कर रहे थे, हम पे कर रहे थे, वो हमारी जेब से जा रहा था। कलेक्शन वो मैन्युफैक्चरर कर रहा था और वो गवर्नमेंट को दे रहा था। ये इनडायरेक्ट टैक्स, ये जितने टैक्सेस हैं, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि इसके वर्तमान को जानने के लिए अतीत को जानना बहुत जरूरी है। तो अतीत में भी ये इनडायरेक्ट टैक्स थे और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कंज्यूमर से वो कलेक्ट किया जाता है। ये हर टैक्स, चाहे वो आप माचिस पे देखेंगे तो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी का वो लेबल लगा रहता है। फाइनली सारा टैक्स जो पे करना है, चाहे वो वैट हो चाहे वो जीएसटी हो, वो कंज्यूमर को ही बेयर करना है। एग्जैक्टली फाइनली कंज्यूमर इसको बेयर करेगा। पहले भी यही था, अभी जीएसटी भी यही है। बस एक जो बात और संभावना व्यक्त की जा रही है कि जीएसटी के आने से जो टैक्स कंप्लायंस वो बढ़ जाएगा और शायद इसकी दरें भी कुछ कम हो सकती है कुछ वस्तुओं के लिए। तो ये टैक्स कंप्लायंस जो बढ़ने की बात, उसके पीछे क्या है, क्या लॉजिक है? उसके पीछे सबसे बड़ी लॉजिक तो ये है कि 10 टैक्स की जगह 1 टैक्स हो गया। तो आपको भी पता है कि कोई सामान आप ले रहे हो तो उसमें जीएसटी कितना लगा। अभी क्या होता था, कई टैक्स लगाते थे, कई होटल्स रेस्टोरेंट में आपने देखा होगा सर्विस चार्ज पे टैक्स ले लेते थे, जबकि कोई टैक्स नहीं है। सर्विस टैक्स है लेकिन सर्विस चार्ज पे टैक्स नहीं है। तो ये जो मैनिपुलेशंस होते थे वो खत्म हो जाएंगे, कंप्लायंस बढ़ेगा, क्योंकि सब कुछ एक टैक्स को मॉनिटर करना, वो भी दो एजेंसी करेगी। और दूसरी ये चीज है जो सबसे ज्यादा टैक्स कंप्लायंस की उम्मीद हम लोगों को है कि हर चीज डिजिटलाइज्ड है। जो भी डीलर है वो उसको पूरी इनवॉइस डालनी है अपने नेटवर्क पे, और उसको इंसेंटिव है ईमानदार होने का कि वो जब इनवॉइस डालेगा तभी पिछला दिया हुआ टैक्स की क्रेडिट मिलेगी। अदरवाइज उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी। क्रेडिट नहीं मिलेगी तो उसको टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसका सामान महंगा होगा। कहने का तात्पर्य है कि जो सारे ट्रेडर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनको सबको डिजिटल फॉर्मेट में आना पड़ेगा। और वो जो अभी तक की जो प्रक्रिया चल रही थी कि 2 तरह की रिसीट होती थी, वो सारे से वो खत्म हो जाएगा। एग्जैक्टली। ये पूरी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी थी वो फॉर्मल इकोनॉमी हो जाएगी। और आप ये समझिए कि 20 लाख से ज्यादा का कारोबार जो भी होता है पूरे देश में,
वो अब जीएसटी के तहत आ जाएगा। और उनको इंसेंटिव सबसे बड़ा यही है कि उस जो भी सामान है उस पर जो पहले टैक्स दिया गया है उसको इनपुट क्रेडिट कहा जाता है। जैसे टायर है, टायर में ट्यूब लगा तो ट्यूब पे जो पहले ड्यूटी दी जा चुकी है उसका उसको क्रेडिट मिल जाएगा। तो ये इनपुट क्रेडिट जो मिलती चली जाएगी उसकी वजह से जो एंड प्राइस है किसी भी सामान का, उम्मीद है कि एंड प्राइस कम होगा। और जब वस्तुओं का दाम कम होगा या सेवाओं का दाम कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव हम हो जाएंगे वर्ल्ड मार्केट में। अगर हम कोई चीज 10 रुपए में ये सारे फायदे हैं जीएसटी के। जी, और जी। जैसे कि अपेक्षा की जा रही है शायद जीडीपी भी 1% से ज्यादा बढ़ सकती है। 1.5-2%। लेकिन एक चीज और आती है, जब हम इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात करते हैं जी। तो उसमें हमारा जो होता है वो क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ क्रेडिट्स होता है। हाँ, जिसको इसको समझने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि कैसे जो कोई एक डीलर है जी। वो कैसे अपने इनपुट्स को जो है यूटिलाइज करेगा। मान लीजिए उसने पेमेंट कर दिया है टैक्स के रूप में, उस टैक्स को उसको वापस मिल रहा है, तो क्या उसको जो फिर से यूटिलाइज कर सकता है? क्या व्यवस्था है इसमें? उसमें बहुत सिंपल सा है। उसने मान लीजिए किसी सामान पे जो पहले का टैक्स दिया हुआ इनवॉइस उसके पास है जिससे उसने खरीदा, वो उस जैसे ही वो लगाएगा उसका जो आगे फिर कस्टमर को देना है तो कस्टमर को जो टैक्स प्लस प्राइस जो है उसमें से पहले दिया गया ये टैक्स वो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए वो अल्टीमेट जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, लेकिन उसके लिए उसकी इनवॉइस होनी जरूरी है। और ये पहली बार इतना डिजिटलाइज्ड ये सिस्टम बना है कि इलेक्ट्रॉनिकली मैचिंग की भी उसमें फैसिलिटी है सॉफ्टवेयर में, कि वो मैच हो जाएगा। कोई ये नहीं है कि फर्जी डॉक्यूमेंट डाल के और क्रेडिट ले ले, उसकी भी पूरी व्यवस्था है। चालान जो भी है वो जनरेट ऑनलाइन जनरेट होगा। तो आप उसमें कुछ भी फ्रॉड नहीं कर सकते। अगर बहुत मुश्किल है बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो फिर रिटर्न में देना है। और जो उसके रिटर्न्स हैं, जीएसटी के रिटर्न्स हैं 1, 2, 3, वो दोनों एजेंसीज के पास जाएंगे, स्टेट के पास भी, सेंटर के पास भी। तो आपने अपना टैक्स दे दिया, रिटर्न्स फाइल कर दिए, अब रिटर्न्स की 3 तरीके से उस पर कंप्लायंस वेरिफिकेशन है। कंप्लायंस वेरिफिकेशन अब एजेंसीज जो भी हैं, यही डिपार्टमेंट जो रेवेन्यू के थे, हमारे सेंटर के और स्टेट के, जो आज़ादी के पहले जिनका पूरा काम था कंट्रोल का, फिर लिबरलाइजेशन के टाइम फैसिलिटेशन का हुआ, और अब हम सर्विस प्रोवाइडर हो गए हैं कि हम खुद अपना ऑनलाइन केवल चेक करेंगे कि एसएससी ने जो दिया है उसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है, और तब जाके हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे या डिमांड रेज करेंगे। अभी जो ये सिस्टम जीएसटी का आ रहा है जी, उसमें कोई भी संभावना ऐसी है कि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रेशन ना करा के जिस तरह से वो व्यापार अभी कर रहा है वैसे करता रहे? वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो मार्केट है उसमें अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगी, उसका जो आइटम है वो महंगा हो जाएगा, और जो ऑनलाइन आ गया उसका आइटम सस्ता है, तो आज नहीं कल नहीं परसों, साल नहीं 2 साल में वो आउट ऑफ द मार्केट हो जाएगा। तो ये फ्री मार्केट इकोनॉमी का ये ओपन टैक्स सिस्टम है, ये अपने आप बाध्य करेगा कि आप इसमें आओ, और जो नहीं आएगा उसका दाम, क्योंकि उसको क्रेडिट नहीं मिल रही है। छोटे व्यापारियों के लिए कुछ ऐसी सुविधा हो कि अगर वो नहीं आना चाहे सिस्टम में, लमसम अमाउंट में टैक्स है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है कि 20 लाख से 50 लाख तक का जिनका कारोबार है, और हो सकता है कि 1 करोड़ तक अभी इस पे फाइनलाइजेशन होना है, कि उनको एक लंप सब कंपोजिट स्कीम की योजना दी जा रही है कि उनको एक मान लीजिए 4% या 5% का टैक्स कोई लो रेट पे बता दिया जाएगा कि इस पे आप कंपाउंडिंग कर लो, और वो काफ़ी कम रेट का होगा, और छोटे कारोबारियों के लिए वो सुविधाजनक होगा कि बार बार हर स्टेज पे टैक्स देने के बजाय एक बार कंपाउंडिंग वो करा लें। तो उसको कंपाउंडिंग स्कीम कहा गया है, और अभी तक 50 लाख तक है, लेकिन उम्मीद है कि 1 करोड़ तक के असेसीज भी उसमें आ जाएंगे। और भविष्य में ऐसा भी होता है उनको लगे कि जीएसटी ज्यादा बेटर है तो हम जीएसटी के नेट में ही आ जाएं? हाँ हाँ, क्योंकि छोटे व्यापारियों के लिए शायद अगर उस तरह से व्यापार करना मुश्किल हो जाए। वही, क्योंकि एक इसको मैं ऐसे कहूँगा कि जब लैंडलाइन की जगह पे 20 साल पहले मोबाइल आया था, तो मोबाइल पे 1 मिनट बात करने में कितना 16 रुपये लगते थे, कितना महंगा था, और आज कितना सस्ता हो गया है। तो जब शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो उसमें भय भी होता है, कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, लेकिन जब यूजर फ्रेंडली हो जाता है सिस्टम का, तो उसके बाद धीरे 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 कॉम्पिटिटिवनेस, फ्री मार्केट इकोनॉमी का यही मूल है कि वो ऐसा माहौल क्रिएट करती है कि जो नॉन कंप्लायंस वाले हैं वो अपने आप भीतर आते हैं। वो फियर की वजह से नहीं, वो अपने प्रॉफिट की वजह से आते हैं,
कि अदरवाइज आज नहीं कल अगर उनको किसी एजेंसी, सेंटर या स्टेट की एजेंसी ने केस कर दिया तो फिर वो केस भी, उसके पनिशमेंट भी, प्रोसिक्यूशन भी, और उसके साथ साथ में आउट ऑफ द मार्केट भी, तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े सीवियर रखे गए हैं। जीएसटी को कुल मिला के हम कहें तो व्यापारियों के लिए तो एक बड़ी बात है, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, कंप्लायंस बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में अगर हम बात करें कि अगर हम बहुत छोटे स्तर पर जाके, माइक्रो लेवल पर जाके सोचें, तो इससे जो किसान है, मजदूर है या आम जनता है, उसको क्या फायदा होने वाला है? फायदा यही होगा कि हर सामान का एक ऑथेंटिक वैल्यू हो जाएगा। आप यूपी में है, चाहे बिहार में है, झारखंड में है, उत्तराखंड में है, हर चीज का आपको ऑलमोस्ट प्राइस सेम होगा, और जहां पे भी ज्यादा होगा वो फोर्स होगा कि उसका प्राइस कम करे। तो ये सबसे बड़ा फायदा आम आदमी, जो किसान है या जो गरीब तबका है, कि चीजों का दाम कम होगा, तो उनका कंजम्पशन बढ़ सकता है। जो कोई एक मोबाइल या आम आदमी को भी इससे फायदा होगा जी, जो लोग जो है निचले स्तर पे हैं, रोजमर्रा कमा रहे हैं, खा रहे हैं, उनके लिए भी चीजें सस्ती होने की उम्मीद है और उनको भी फायदा हो सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात आती है, क्योंकि हम जब एक कॉमन मार्केट के रूप में देखते हैं पूरी अपनी इंडिया को जीएसटी के थ्रू, जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस एक कॉमन मार्केट एक जगह पे आ रहे हैं, जीएसटी के रूप में आ रहे हैं, तो जब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बात करते हैं तो उसमें क्या फर्क पड़ने वाला, वो कैसे नियंत्रित होगा, वो कैसे संचालित होगा? उसमें इंपोर्ट में कस्टम्स अभी भी जीएसटी से बाहर है, लेकिन कस्टम्स का जो एडिशनल ड्यूटी थी वो आईजीएसटी के रूप में वो अभी भी कलेक्ट की जाएगी। और हर चीज़ का जब एक कंजम्पशन टैक्स हम अपने दिमाग में रख लें कि जीएसटी एक कंजम्पशन टैक्स है, और कंजम्पशन जब बढ़ेगा, कीमतें कम होंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा, तो एक्सपोर्ट में हम कम्पिटिटिव होंगे पूरे वर्ल्ड में, तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एक्सपोर्ट में जैसे कि अभी मान लीजिए हम कोई चीज यहाँ से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो जो मैन्युफैक्चरिंग पे अभी टैक्स नहीं है, तो जो आप कोई चीज एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं विदेशों में, तो वो कैसे करेंगे? क्या जीरो रेट टैक्स पे आप एक्सपोर्ट करेंगे? नहीं, रेट्स का एक्सपोर्ट पे फर्क नहीं है, फर्क है उसकी प्राइस का। तो जब मैन्युफैक्चरिंग करते समय उसका हर चीज का इनपुट्स पे और जो बीच के प्रोडक्ट्स हैं उनका प्राइस कम होता जाएगा, टैक्स कम होने की वजह से। तो जब एंड प्रोडक्ट वो सस्ता हो गया तो उसका एक्सपोर्ट का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, चीजों की दाम भी कम हो जाएगी, हमारी कॉम्पिटिटिवनेस जो है मार्केट्स में, इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़ जाएगी। जी। तो अभी जैसे कि हमारा एक कॉमन मार्केट हो रहा है, बहुत सारे कॉमन मार्केट्स विदेशों ने बना रखे हैं, यूरोपियन यूनियन है और कई सारे कॉमन मार्केट्स हैं जो अभी भी ऑपरेट हो रहे हैं, तो उसमें हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी इसको 100% करने से। जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन से सबसे बड़ा फायदा यही है कि पूरा वही जिसको कहा भी गया, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स मीन्स वन मार्केट, पूरी जो व्यवस्था है एक मार्केट के रूप में डेवलप कर जाएगी। आप ये समझिए कि स्टडीज जो रिसर्च किया गया है उसके हिसाब से 16% टाइम जो सप्लाई में ट्रक्स इन्वॉल्व हैं उनका 16% टाइम तो चेक पोस्ट पे गुजरता है, 16%। तो कितना लॉजिस्टिक्स का खर्चा, कितना ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांजैक्शन का, 16% केवल किसी चीज में से आप कम करके देखिए, तो वो अपने आप में कितना बड़ा फायदा है। एक दो मैं क्वेश्चन जल्दी से आपसे लूंगा इसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें जो पूरा जीएसटी उत्तर प्रदेश की बात करें हम, तो आप इसको कैसे एडमिनिस्टर करने जा रहे हैं? क्योंकि बहुत बड़ा एक टास्क है आपके सामने 1 जुलाई से इसको करने का। तो इसमें क्या चीजें करनी पड़ेंगी जिससे कि इम्प्लीमेंट हो? जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने अवेयरनेस कैंपेन के तहत सभी अपने जो भी हमारे डिविजन्स हैं, रेंजेस हैं, वहाँ पे सेवा केंद्र खोले हैं। सभी एसएससी जो भी कारोबारी हैं उन तक, जो मैंने शुरू में कहा कि हमारा डिपार्टमेंट अब एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया है। हमारे ऑफिसर खुद उनका आईडी और पासवर्ड लेके उनके पास जा रहे हैं, कारोबारी के पास जा रहे हैं कि आप अब 1 जुलाई से जो नया सिस्टम जीएसटी का आ रहा है उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लो, नहीं तो फिर आप आउट ऑफ जीएसटी नेटवर्क हो जाओगे। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कितनी बड़ी है, कितनी लंबी है? बहुत आसान है, लेकिन वही एक जो इनिशियल हिच होता है। ऑलरेडी सब लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हैं, स्टेट वाले भी, सेंटर वाले भी। अब उनको एक स्टेट ने अलग से, हम लोगों ने, सेंट्रल ने अलग से आईडी और पासवर्ड दे दिया है, वो भी हमारे ऑफिसर्स खुद ले जाके उनके पास पहुंच रहे हैं और करेंगे। अब आप इसको ऑन ओपन करके और जीएसटीएन पे माइग्रेट कर जाइए।
पहला काम ये है जीएसटी जो है एक नेटवर्क है जिसपे सबको आना पड़ेगा, सेंट्रल को भी आना पड़ेगा, स्टेट को भी आना पड़ेगा, और उसमें बहुत सारी और भी चीजें, जैसे मैं देख रहा हूँ कि ई लेजर्स भी है, टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर रखना होगा आपको, कैश लेजर रखने होंगे, आईटीसी का जो इनपुट क्रेडिट लेना है आपको उसके लेजर, तो ये काफी लंबी प्रक्रिया होगी। क्या हम इसको 1 जुलाई से लागू कर सकते हैं? नहीं, इस समय ऑलमोस्ट फुल प्रिपेयर्डनेस है, और इसकी जो तैयारी है करीब 1 वर्ष से हो रही थी, और इसलिए तैयारी पूरी है, और हमारा जो पूरा डिपार्टमेंट इस समय है फुल फ्लेज्ड इसी पे फोकस्ड है। और हर जगह जहां मैं भी जा रहा हूं, और हमारे जो कमिश्नर्स हैं, असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं, पूरा महकमा इस समय असेसीज को फैसिलिटेट करने में लगा हुआ है कि आप माइग्रेट करो। माइग्रेट करने के बाद वही सब मोस्ट ऑफ जो डॉक्यूमेंट्स वही पहले वाले हैं वही वहाँ यूज होने हैं। अभी कितने ट्रेडर्स जो है आपके रजिस्ट्रेशन के लिए आ सकते हैं? आपको क्या उम्मीद, उत्तर प्रदेश में कितने ट्रेडर्स हैं जो रजिस्ट्रेशन कराएंगे? नहीं, जो करा चुके हैं, जो जीएसटीएन पे माइग्रेट कर चुके हैं सेंटर में, वो करीब 20-25% के करीब हैं। और ये उम्मीद है, अगर हम उसमें बात करें टर्म्स में, न्यूमेरिकल टर्म्स में, जैसे मान लीजिए 1 लाख हमारे रजिस्ट्रेशन हैं, तो 20,000 लोग ऑलरेडी करा चुके हैं, 20,000 से ऊपर ही है। ये डेली होता जा रहा है, और डेली जैसे जैसे उनकी अवेयरनेस बढ़ रही है, और उनको खुद पता है कि अगर वो जीएसटीएन में नहीं आएंगे तो जीएसटी नेटवर्क से ही बाहर हो जाएंगे, तो इसलिए वो गति हर हफ्ते बढ़ती जा रही है। वॉल्यूम बहुत बढ़ने वाला है इस जीएसटी से, और जीएसटी नेटवर्क में बहुत सारे व्यापारी आ जाएंगे, तो टैक्स कंप्लायंस भी बढ़ जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा कि एक बात कही जा रही है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन को लेकर केंद्र के जो अधिकारी हैं और राज्य के अधिकारी हैं, उनमें कुछ सामंजस्य का अभाव, ऐसा कुछ बहुत ही संक्षिप्त में? अभी 1 जुलाई से ये मूलतः इम्प्लीमेंट होना है, लेकिन ये एक समस्या तो नहीं है, लेकिन ये एक इशू है, और इसी के तहत मैं 17 की शाम को मुख्यमंत्री महोदय से मिला। उन्होंने काफी मुझे समय दिया, और उनको मैंने बताया कि 8 लाख असेसीज तो स्टेट के हैं और सिर्फ 1 लाख सेंटर के हैं, तो कोई टर्फ वार न हो 2 विभागों के बीच में। अधिकारियों आ रही थी कि जो राज्य के अधिकारियों को ज्यादा पावर्स दे दिए गए हैं, सेंट्रल के अधिकारियों को पावर्स कम है। ऐसी कोई सवाल पावर का नहीं है, सवाल पब्लिक सर्विस का है। हमें ये देखना है कि आम जनता को कितनी सुविधा मिलती है। अधिकारियों के अधिकारों पे बहस अलग से हो सकती है, लेकिन जीएसटी मूलतः पब्लिक ओरिएंटेड सर्विस है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, पूछा भी कि क्या करना चाहिए। तो मैंने यही सजेशन दिया कि यूपी के चीफ सेक्रेटरी और चीफ कमिश्नर मैं और सभी कमिश्नर्स की एक कमेटी बना दी जाए, जो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी कहलाएगी, जो हर इशू पे हर महीने सॉर्ट आउट करे मुद्दों को। और मुख्यमंत्री महोदय प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपनी तरफ से भी इसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे। और मैंने कहा कि ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहां अगर ईमानदारी से मॉनिटरिंग की जाए तो रेवेन्यू कितना बढ़ सकता है इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। रेवेन्यू इससे जीएसटी से बहुत बढ़ेगा जी। हमारे पास समय की कमी है, ये विषय बहुत ही बड़ा है जी। और जिस तरह से हमने देखा कि जीएसटी के इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी जो है खूबियां हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं आगे आने वाले समय में हो सकता है टैक्स कंप्लायंस बढ़ जाए, जीडीपी रेट बढ़ जाए, रोजगार बढ़ जाए, जिसकी संभावना कही जा रही है। और उसके साथ ही साथ जो है एक ट्रांसपेरेंसी पूरे सिस्टम में आने की बहुत बड़ी उम्मीद है जीएसटी को लेकर। जीएसटी पर चर्चा को लेकर आज हमने जो है बात की शिवनारायण सिंह जी से, जो मुख्य आयुक्त हैं उत्तर प्रदेश और 4 राज्यों के। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार स्टूडियो में आने के लिए और हमसे इतनी लंबी बात करने के लिए। बहुत सारे विषयों पर आपने बहुत ही स्पष्टता के साथ उसका आंसर दिया, जिसके हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको जरूर ही कुछ इससे लाभ हुआ होगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।